तो दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो बहुत ही रोमांचक और डरावनी है। अगर आप वास्तव में इस कहानी का पूरा मजा लेना चाहते हैं तो इस कहानी को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। मोहन और ज्योति दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, परंतु दोनों के ही घर वाले इसके सख्त खिलाफ थे। ऐसे में मोहन और ज्योति न चाहते हुए भी अपने घर से भाग गए। दोनों ही चंडीगढ़ में रहते थे। मोहन की कार में दोनों बड़ौदा की तरफ के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि बड़ौदा में मोहन का एक दोस्त उनकी शादी की पूरी सेटिंग करके रखा था। जैसे ही दोनों वहां पहुंचते, उसके अगले ही दिन कोर्ट में उनकी मैरिज प्लेस्ड थी। दोनों ही अपने सारे साजो सामान के साथ अपनी XUV कार में निकल जाते हैं। चलते चलते रात हो जाती है। उनकी कार घने पहाड़ी जंगलों से होते हुए अब बड़ौदा के बिल्कुल पास पहुंच जाती है। इतनी रात गए उनकी कार अचानक बीच जंगल में खराब हो जाती है। घना अंधेरा, दूर दूर तक अन्य कोई गाड़ियों का पता नहीं था, जबकि हाईवे में आपने देखा होगा गाड़ियां आती जाती रहती हैं, पर पता नहीं कि उस रात कोई गाड़ी ही नहीं आ रही थी। 10 मिनट में एक आध गाड़ी निकलती जो काफी स्पीड से निकल जाती। बिल्कुल सुनसान रास्ता और दोनों अकेले, और उस पर उनकी कार भी खराब। काले बादल छाए हुए थे, रह रहकर बिजली कड़क रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा रहा था। कुछ ही देर में बहुत तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। काफी देर इंतजार करने के बाद दोनों कार से नीचे उतर जाते हैं। बारिश में भीगते हुए आगे की ओर भागने लगते। ज्योति मोहन के पास वही पुराने छोटे फोन थे। इस वक्त स्मार्टफोन अपने साथ लेके आना बहुत रिस्की था, इसलिए उन्होंने नॉर्मल पुराने से फोन खरीदे थे जो बटन वाले हुआ करते थे। अगर आज स्मार्टफोन होता तो उसके टॉर्च की मदद से वे इस अंधेरे में हेल्प लेते हुए काफी सुविधाजनक तरीके से आगे बढ़ सकते थे, लेकिन उस मोबाइल में तो टॉर्च भी नहीं था। फिर दोस्तों, जब रास्ते में इस प्रकार की अप्रत्याशित परेशानियां आती हैं तो उन्हें कौन मिटा सकता है। लेकिन हिम्मत करके ज्योति और मोहन आगे बढ़ते चले जा रहे थे। वे लगभग 15 या 20 मिनट के रास्ते पर ही चले थे कि उन्हें सड़क के किनारे एक बहुत बड़ा सा फार्म हाउस दिखाई दिया। क्योंकि उसके आसपास कोई भी घर नहीं था, सिर्फ मैदान था और या फिर बहुत घना जंगल दूसरी तरफ था। उस फार्म हाउस से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। मोहन की नजर जब उस फार्म हाउस पर पड़ी तो मोहन के मन में बड़ी राहत आई। उसने सोचा यहां से मदद जरूर मिल जाएगी। मोहन और ज्योति उस फार्म हाउस की तरफ बढ़ जाते हैं। फार्म हाउस का बाहरी दरवाजा काफी बड़ा और भव्य था। उस पर कोई ताला नहीं लगा था, जो कि इन दोनों के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट था। मोहन और ज्योति मेन गेट को खोलकर अंदर वाले गेट पर पहुंच जाते हैं। मोहन बेल बजाता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलता। मोहन अपने मोबाइल में समय देखता है तो रात के 11 बज रहे थे। ज्योति कहती है, क्या पता कोई अंदर है भी या नहीं। मोहन बोला, अंदर तो कोई न कोई जरूर होगा, वरना लाइट यूं जल नहीं रही होती। ज्योति कहती, हो सकता है ज्यादा वक्त हो जाने के कारण सब सो गए हों। लेकिन तभी अचानक दरवाजा खुलता है और मोहन और ज्योति चौंक जाते हैं। उन्होंने अचानक दरवाजा खुलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। उनके सामने 25-26 साल का एक लड़का खड़ा था। उसे देखने से स्पष्ट लग रहा था कि वह वहां का नौकर ही होगा। मोहन थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, भाई, थोड़ी दूरी पर ही हमारी कार खराब हो गई है। अगर आप हमारी मदद कर देते तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। वह लड़का दोनों को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखता है। मोहन को उस लड़के का यूं घूरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसकी मजबूरी थी। इस वक्त उस लड़के की मदद की भी आवश्यकता थी, इसलिए वह चुपचाप शांति से खड़ा रहा। वह लड़का बोला, क्या मदद चाहिए आपको मेरी? मोहन ने कहा, आप यहाँ आसपास किसी मैकेनिक का पता बता सकते हैं जो हमारी कार ठीक कर दे? वो लड़का कहता है, इस समय तो किसी मैकेनिक का मिलना नामुमकिन है, और इतनी बारिश में तो और ज्यादा मुश्किल है। क्या आपने वक्त नहीं देखा? इस समय तक तो अधिकतर लोग अपने अपने घरों में ही होते हैं, और बारिश के मौसम में कौन ही अपने घर से बाहर निकलता है।
फिर ये एक इंटीरियर इलाका है। यहाँ शाम होते ही सभी लोग कैसे भी करके अपने घरों पर वापस लौट आते हैं। पर आप दोनों अपने घर से इतनी रात को बाहर क्यों घूम रहे हो? ऐसा लग रहा था कि वो लड़का इन्हें डांट रहा है, लेकिन वह क्या जाने कि इन दोनों पर क्या मुसीबत आई है, वो घर से क्यों आए हैं, और वे इस बात को उसको बता भी नहीं सकते थे। हालांकि वो लड़का भी इन दोनों की मजबूरी को तो समझ रहा था, इसलिए वो कहता है, मैं बस आपकी इतनी ही मदद कर सकता हूं कि आप आज रात यहां रुक जाएं। मोहन और ज्योति यही तो चाहते थे, लेकिन उनकी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि एक अनजान लड़का और लड़की को कोई अपने घर में इस तरह कैसे आने दे सकता है। फिर मोहन खुश होकर उससे कहता है, भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी काफ़ी टेंशन कम कर दी। हम सुबह होते ही किसी मैकेनिक से अपनी कार ठीक करवा कर चले जाएंगे। ज्योति और मोहन को लग रहा था कि वे एक सुरक्षित जगह पर पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या उनके लिए ये फार्म हाउस सचमुच सुरक्षित था? मोहन और ज्योति काफी भीगे हुए थे, इसलिए वह लड़का उनसे कहता है कि आप ऊपर वाले कमरे में जाकर सबसे पहले अपने कपड़े बदल लें। हमारे साहब के कपड़े ऊपर वाले कमरे में ही रखे हैं, और भी कपड़े वहां बाजू के कबर्ड में रखे हैं, मेल फीमेल दोनों के कपड़े हैं। फिर वो लड़का कहता है ज्योति से कि या तो मैडम रुकिए, मैं आपके लिए कपड़े ला के देता हूँ। वो अंदर से एक साड़ी लाकर ज्योति को दे देता है। उसमें साड़ी का पूरा सेट था। ज्योति भी जल्दी से जाकर अपने कपड़े बदल लेती है। मोहन भी अपने कपड़े बदलकर नीचे आ जाता है। वह लड़का अपना नाम हरि बताता है। मोहन एक बार फिर हरि का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, हरि भाई, तुम्हारी वजह से आज हम इस भयानक बारिश से बच पाए, वरना हमें तो उस जंगल में ही रात काटनी पड़ती। तो हरि मुस्कुराते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं सर, वैसे भी यहाँ आसपास का इलाका बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, जंगली जानवर यदा कदा घूमते रहते हैं, अच्छा ही किया कि आप लोग यहाँ आ गए। हरि के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो मोहन को थोड़ी संदिग्ध लगी। हरि ने कहा, आपके लिए खाना या चाय वगैरह कुछ ला दूं? मोहन कहता है, अरे खाना तो हमने रास्ते में ही पेट भरकर खा लिया था। हाँ, अगर आपको परेशानी ना हो तो आप हमारे लिए 2 कप चाय जरूर ले आइए, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। वो हवा के साथ तेज बारिश हो रही है ना। मोहन थोड़ा हिचकिचाते हुए इस बात को कहा। बदले में हरि ने जवाब में कहा, हाँ हाँ ठीक है साहब, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लेके आता हूं, आप दोनों यहीं बैठिए। हरि रसोई में चाय बनाने के लिए चला जाता है। तभी ज्योति अपनी जगह से उठती है और वह हॉल में इधर उधर घूमने लगती है। हॉल में काफी पुरानी पुरानी चीजें रखी हुई थी, सारी चीजें एंटीक पीस लग रही थी। वहां एक फूलदान रखा था, वो भी एंटीक लग रहा था, ब्रिटिश के जमाने का था। उसमें बहुत धुंधले अक्षरों में 1826 की सन डला हुआ था। साफ पता चला था बहुत पुराना पॉट है और उसमें धूल भी जमी हुई थी। ज्योति अन्य चीजों को भी देखने व समझने की कोशिश कर रही थी, पर वह नाकाम थी। वह फार्म हाउस की एक एक चीज को बहुत गौर से देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर और भी लोग हैं। वह मोहन से कहती, मोहन मुझे यहाँ थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मोहन कहता है, अजीब सा से मतलब? सब कुछ ठीक तो है? ज्योति कहती है, ठीक तो है, लेकिन क्या मोहन तुम्हें लगता है हम यहाँ सुरक्षित हैं? तो मोहन कहता है, ऑफ कोर्स, हम अब चंडीगढ़ से काफी दूर आ चुके हैं, बिल्कुल सुरक्षित है। अब तो बड़ौदा बिल्कुल नजदीक है, हम पहुंचने ही वाले। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर वाले यहां तक रात में पहुंच पाएंगे, लेकिन हाँ, उन्होंने तुम्हारी तलाश तो शुरू कर ही दी होगी। ज्योति थोड़ी मायूस हो जाती है और मोहन के पास आकर बैठ जाती है। मोहन ज्योति से कहता है, ज्योति मैं समझ सकता हूं इस समय तुम अपने घर से भागकर आई हो और तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम करते ही क्या, हमारी तो बस मजबूरी थी। हमने हर संभव कोशिश की, जब कोई रास्ता नहीं बचा तभी तो हम घर से भागे ना। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मोहन और ज्योति बातें ही कर रहे थे, उसी समय फार्म हाउस की लाइट चली जाती है। जैसे ही लाइट जाती है वैसे ही आसमान में बिजली की बहुत तेज कड़कड़ाने की आवाज आती है। इतनी तेज आवाज और चमक के आते ही ज्योति डरकर मोहन के सीने से लग जाती है। तो मोहन कहता है, अरे डरो मत ज्योति, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लाइट अभी गई है ना, जब भी तेज लाइट चमकती है या बिजली चमकती है ना तो लाइट चली जाती है।
पर तुम चिंता नहीं करो, बस लाइट आ ही रही होगी। मोहन हरि को आवाज लगाता है। हरि भी रसोई से आवाज देकर कहता है, साहब डरिए मत, आप अपने दाएं ओर उठेंगे तो आपको टेबल दिखेगी, वहां पर मोमबत्ती और माचिस रखी है, आप मोमबत्ती को जला लीजिए, मैं बस अभी आ रहा हूं। मोहन बिल्कुल वैसे ही करता है। वो अपने छोटे मोबाइल की हल्की सी रोशनी के साथ दाएं तरफ रखे टेबल से मोमबत्ती उठाकर उसे जला देता है। हरि भी एक ट्रे में 2 कप गर्मा गर्म चाय और एक जलती हुई कैंडल लेकर वहां पर आ जाता है। मोहन और ज्योति दोनों चाय पीकर एक एनर्जी फील करने लगते हैं। अब उन्हें काफी अच्छा लगने लगता है। और फिर भाई साहब, बारिश के ऐसे मौसम में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय भला किसे बुरी लगेगी। हरि और मोहन आपस में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी ज्योति की नजर मोमबत्ती पर पड़ती है। वह मोमबत्ती को बहुत ही गौर से देख रही थी। कुछ देर तक तो मोमबत्ती की लौ बिल्कुल सामान्य जल रही थी, लेकिन अचानक ज्योति ने जब उसे गौर से देखना शुरू किया तो उसे लौ अपने आप एक औरत की आकृति लेती हुई दिखाई दी। ज्योति उस आकृति को देखकर बहुत डर गई, क्योंकि वो आकृति धीरे धीरे एक बड़ी लौ के रूप में बढ़ती जा रही थी। ज्योति चीखती हुई अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। उसके चीखने से पास में बैठा मोहन भी डर जाता है और उछलकर कहता है, क्या हुआ ज्योति? ज्योति मोमबत्ती की तरफ इशारा करती है। मोहन भी मोमबत्ती की तरफ देखता है, कहता है, क्या हुआ? ज्योति मोमबत्ती की तरफ इशारा करके कहती है। मोहन भी मोमबत्ती की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ? क्या हुआ मोमबत्ती को? ज्योति कहती है, इसमें लौ नहीं बल्कि कुछ और था, मुझे यहां कुछ भी ठीक नहीं लग रहा मोहन। ज्योति पुनः मोहन के गले लग जाती है। मोहन हरि की तरफ देखता है। हरि बिल्कुल शांत था। मोहन ज्योति को समझाता है, ज्योति कुछ नहीं है, शायद थकान की वजह से धोखा हुआ है। मोहन ज्योति को समझाता है, ज्योति कुछ भी नहीं है, शायद थकान की वजह से तुम्हें धोखा हुआ है। ज्योति भी मन में सोचती है, क्या सच में यह मेरा वहम था, या उसे जो फील हो रहा है वो सचमुच कुछ था? यानी कि इस फार्म हाउस में जरूर कुछ गड़बड़ है। पर ज्योति अंदर से श्योर थी। हरि कहता है, मुझे लगता है मैडम आप कुछ ज्यादा ही थक चुकी हैं, आप दोनों को बहुत आराम की जरूरत है, आप दोनों ही आराम कर लीजिए, वैसे भी रात के 12 बज चुके हैं। मोहन कहता है, हाँ हरि, शायद तुम ठीक ही कह रहे हो, तुम हमें बता दो कि हम कहाँ सोएं। हरि कहता है, जिस कमरे में आपने कपड़े बदले थे आप दोनों वहीं जाकर सो जाइए, और कोई भी परेशानी हो तो नीचे इस कमरे में मैं सो रहा हूं। और वह एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहता है, आप मुझे यहां से उठा दीजिएगा। मोहन हाँ में गर्दन हिला देता है और ज्योति और मोहन दोनों ऊपर कमरे में चले जाते हैं। मोहन हल्के कदमों के साथ चल रहा था, क्योंकि उसके हाथ में मोमबत्ती थी। जैसे जैसे मोहन आगे बढ़ रहा था, ज्योति उसके साथ साथ पीछे चल रही थी। और अचानक ज्योति को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है, सीढ़ियों पे चढ़ रहा है। ज्योति ने झटके से पलटकर पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। मोहन और ज्योति ऊपर वाले कमरे में पहुंच जाते हैं। मोहन ज्योति से कहता है, चलो अब सोने की कोशिश करो, बस सुबह तक की ही बात है। ज्योति हाँ में सिर हिला देती है और करवट बदलकर आंखें बंद कर लेती है। मोहन तो बहुत ज्यादा थका हुआ था, इसलिए वह तुरंत सो जाता है। रात के करीब 2 बजे ज्योति को कुछ सामान गिरने की आवाज आती है, जिससे उसकी आंखें खुल जाती है। कमरे में मोमबत्ती तो जल रही थी, लेकिन उसकी रोशनी इतनी ज्यादा नहीं थी। कमरे में रखी चीजें अच्छे से दिखाई दे। कमरा भी काफी बड़ा था। ज्योति अपनी जगह से उठती है और मोमबत्ती हाथ में लेकर कमरे में देखती है कि क्या सामान गिरा है। ज्योति अपने बिस्तर से जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ती है, उसके सामने एक अलमारी दिखती है। उसका दरवाजा खुला हुआ था। ज्योति सोचती है, शायद इस दरवाजे की आवाज रही होगी। वो अलमारी का दरवाजा बंद करके जैसे ही मुड़ती है, अगले ही पल अलमारी का दरवाजा खट 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 कर आवाज करने लगता है। ज्योति को अच्छे से एहसास हो चुका था कि यह खटखट की आवाज अलमारी से ही आ रही है। ज्योति की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे पलट कर देखे, लेकिन आवाज लगातार आ रही थी। कमरे में 2 खिड़कियां थी और दोनों ही खुली थी। ज्योति अपने मन को मनाने के लिए यही सोचती है कि शायद हवा की वजह से ऐसा कुछ हो रहा था।
इसलिए वह कमरे की दोनों खिड़कियों को बंद कर देती है और अब खटखटाने की आवाज भी रुक चुकी थी। ज्योति पलटकर अलमारी की तरफ देखती है तो अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अब वह बिना डरे अलमारी को बंद कर देती है और अपने बिस्तर पर अलग आकर लेट जाती है। ज्योति अपनी बहादुरी पर मुस्कुरा रही थी। उस रात दोनों आराम से सो जाते हैं। सुबह होती है लेकिन बारिश नहीं रुकती। वह अब भी बहुत तेज हो रही थी और आसमान की तरफ देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि अभी कुछ देर और बारिश रुकेगी। फ्रेश होकर मोहन और ज्योति नीचे हॉल में आ जाते हैं। हरी ने उनके लिए नाश्ता बना दिया था। वे दोनों नाश्ता कर रहे थे, तभी अचानक बाहर से कोई घर की बेल बजाता है। घर की घंटी को बजता देख मोहन और ज्योति के मन में एक डर दौड़ता है, वही डर जिससे वे लोग भागकर चंडीगढ़ से आए थे, इतनी दूर बड़ौदा जा रहे थे। ज्योति को परिवार वालों का बहुत डर था कि कहीं वो पुलिस के साथ ढूंढते हुए उन्हें यहां पहुंच तो नहीं गए। इतनी बारिश में फार्म हाउस पर और कौन आ सकता था? हम तो हालात के मारे थे इसलिए आ गए। मोहन और ज्योति के मन में तमाम प्रकार की बातें चल रही थी। मोहन और ज्योति नाश्ता करते करते रुक गए, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी जिसे ज्योति और मोहन नहीं जानते थे। हरी जैसे ही उस औरत को देखता है दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता है। औरत भी उसे आशीर्वाद व आशीष देते हुए अंदर को आ जाती है। वह औरत मोहन और ज्योति की तरफ देखती है तो हरी इशारे से उस औरत से कहता है कि वह आपको बाद में सब बता देगा। औरत हॉल में बने एक कमरे में चली जाती है। मोहन और ज्योति को नाश्ता न करते हुए देख हरी समझ जाता है कि यह दोनों भी उसी औरत को देखकर थोड़ा असमंजस में आ चुके हैं। इसलिए वह कहता है कि साहब आप नाश्ता कर लीजिए, यह यहाँ की मालकिन है, मैं इन्हें सब कुछ बता दूंगा, आप आराम से रुकिए। मोहन भी मुस्कुरा देता है, लेकिन फिर भी उसके मन में थोड़ा बहुत डर तो था कि कहीं वह औरत इन दोनों पर शक ना करे कि एक लड़का एक लड़की साथ में क्या कर रहे हैं, क्योंकि मोहन ने तो हरी से कहा था कि वह किसी काम से बड़ौदा जा रहे हैं और पति पत्नी हैं। लेकिन यह भी सच है कि बड़े बुजुर्ग इस चीज को बड़ी आसानी से पहचान जाते हैं कि वो आपस में दो लड़के लड़कियां पति पत्नी हैं भी या नहीं। अब मोहन को बस यही इंतजार था कि वह जल्दी से जल्दी बारिश रुक जाए और इस फार्म हाउस से निकल जाए, लेकिन आसमान को देखकर दूर दूर तक नहीं लग रहा था कि बारिश रुकने वाली है। नाश्ता करने के बाद मोहन हरी से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ किसी मैकेनिक को ढूंढने चलो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। मुझे नहीं लगता यह बारिश रुकने वाली है, लेकिन हमें तो निकलना ही होगा। हरी कहता है लेकिन साहब इतनी बारिश में आप लोग कैसे जाएंगे, रास्ता तो काफी खराब है। मोहन कहता है हाँ, लेकिन जाना भी तो जरूरी है। तभी वह बुढ़िया अपने कमरे से निकलकर बाहर आ जाती है और कहती है तुम यहां से नहीं जा सकते। उस बुढ़िया की आवाज में एक रौब सा था जिसे सुनकर ज्योति और मोहन को बहुत अजीब लगता है और वे उस बुढ़िया को नाराजगी के अंदाज में घूरने लगते। फिर वह बुढ़िया कहती है बड़ौदा की ओर जाने वाला मुख्य पुल बारिश की वजह से टूट चुका है। पुल के नीचे बहने वाली नदी अपने उफान पर है। इस समय कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। जब बारिश कुछ कम होगी तभी गांव के लोग वहां अस्थायी पुल बनाने के बारे में सोचेंगे और तब तुम जा पाओगे। मोहन और ज्योति की टेंशन अब और बढ़ जाती है। मोहन एक बार सोचता है कि वो राहुल को फोन करके अपनी मुसीबत के बारे में बता दे, लेकिन ज्योति उसे मना कर देती है। मोहन और ज्योति की टेंशन बढ़ जाती है। मोहन एक बार सोचता है कि वह राहुल को फोन करके इस मुसीबत की जानकारी दे दे, लेकिन ज्योति उसे साफ मना कर देती है कि मोहन राहुल को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। एक तो वो इतनी दूर है कि हमारी मदद नहीं कर सकता, उल्टे हमारे इस फोन की वजह से पुलिस को हमारी वस्तु स्थिति का पता चल जाएगा, उन्हें भनक लग जाएगी और हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। ज्योति का यह फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि उधर ज्योति के घर वालों के कहने पर पुलिस ने मोहन और उसके जानने वालों से पूछताछ शुरू कर दी थी और मोहन और ज्योति के हर फ्रेंड और दोस्तों का फोन ट्रेस किया जा रहा था। इन लोगों में राहुल भी शामिल था।
जब मोहन को कुछ समझ नहीं आया तो वह बारिश रुकने तक इस फार्म हाउस में रुकने का फैसला कर लेता है। अब तक दोपहर का वक्त हो चुका था। हरी ने सबके लिए खाना बनाया। सभी लोग एक साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाने लगे। इसी बीच उस बुढ़िया ने बातें करनी शुरू कर दी। उसने अपना नाम चंद्रा बताया। साथ ही वह औरत मोहन और ज्योति के बारे में भी जानने लगी। चंद्रा को मोहन की बातों से काफी हद तक पता चल चुका था कि ये दोनों अकेले हैं और काफी बड़ी मुसीबत में भी है। चंद्रा मन ही मन बहुत खुश थी। अब वह इतना खुश क्यों थी यह तो हमें आगे कहानी में पता ही चल जाएगा। चंद्रा अब मोहन और ज्योति से काफी घुल मिलकर अच्छे से बातें करने लगी थी और मोहन और ज्योति भी उससे काफी सहज हो चुके थे। खाना खाने के बाद ज्योति की सुस्ती बढ़ने लगती है और वह लंबी लंबी जबाइयां लेने लगती है। मोहन की नजर जब ज्योति पर पड़ती है तो वह कहता है, ज्योति तुम्हें नींद आ रही है तो बेहतर है कि तुम ऊपर जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। ज्योति खुद यही चाहती थी, थोड़ी देर आंखें बंद कर ले, इसलिए वह ऊपर वाले कमरे में चली जाती है। वह लगभग 1 घंटा सो जाती है। 1 घंटे बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वह चौंक जाती है, क्योंकि जिस कमरे में वह थी वो देखने में बिल्कुल नया सा कमरा था। नया मीन्स न्यू टाइप का। उसे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि आंखें खुलने के बाद वह इस अजीब से पुराने जर्जर घर में कैसे आ गई, जहां सब चीजें बिल्कुल वैसी ही दिखाई दे रही थी जैसी पिछली रात थी। बस फर्क इतना था कि तब सब कुछ पुराना और नया धूलों से भरा बिल्कुल नहीं था, परंतु इस वक्त ये सब जर्जर हालत में दिख रहे थे और धूलों से ओत-प्रोत दिख रहे थे। जिस बिस्तर पर वो बैठी थी अब वो फटा हुआ गंदा सा स्प्रिंग बाहर निकली हुई दिख रही थी। ज्योति जल्दी से वहां से उठ जाती है और दरवाजे की तरफ भागती है। ज्योति दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। ज्योति जोर जोर से चिल्ला रही थी, मोहन मोहन कहाँ हो तुम, प्लीज मुझे बाहर निकालो मोहन। ज्योति रोने लगती है लेकिन मानो मोहन तक तो आवाज ही नहीं पहुंच रही थी। एक बार फिर कमरे में रखी अलमारी खटखट की आवाज करती है। ज्योति उस अलमारी की तरफ जाती है। अलमारी का दरवाजा बहुत जोर जोर से हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अलमारी के अंदर कोई है और वो बाहर आने के लिए बेचैन है। ज्योति डरते डरते उस अलमारी तक पहुंचती है और दरवाजे को अच्छी तरह से बंद करने की कोशिश करती है, परंतु ये क्या, ज्योति अलमारी के दरवाजे को जैसी दबाने की कोशिश करती है वो खुल जाता है, जिससे ज्योति एकदम घबरा जाती है। उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह हो जाती है कि जैसी ज्योति दरवाजा खोलती है अलमारी में रखी हुई बहुत सारी मनुष्य के कंकाल की हड्डियां भरभरा कर नीचे गिर जाती हैं। कोई हाथ, कोई पैर, कोई सिर, सारे कंकाल पूरे कमरों में बिखर जाते हैं। जिन्हें देखकर वो चीख पड़ती है। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि वो मोहन तक पहुंच गई। मोहन हॉल में बैठे हुए एक मैगजीन पढ़ रहा था। जैसे ही उसने ज्योति की आवाज सुनी, मैगजीन को एक तरफ फेंकता वो सीधा ऊपर की तरफ भागा। इधर ज्योति भी दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी थी, दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। बाहर से मोहन जैसे ही दरवाजा खोला, ज्योति एकदम बाहर की तरफ भागी। मोहन ज्योति को पकड़ा और उससे संभाला और पूछा, क्या 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 हुआ ज्योति, क्यों भाग रही हो? तो ज्योति बदहवास में भागे जा रही थी। वह भागते भागते नीचे हॉल तक पहुंच गई। मोहन भी उसके पीछे चला गया। ज्योति बहुत बुरी तरह से रो रही थी। चंद्रा भी अपने कमरे से बाहर आ चुकी थी। हरी भी बाहर आ चुका था। उसने पूछा, क्या हुआ बेटी, इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो और इतना भाग क्यों रही हो? ज्योति रोते हुए कहती है, मोहन मोहन चलो यहाँ से, यह जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। मोहन कहता है, लेकिन ज्योति हुआ क्या है, तुम इतनी ज्यादा कैसे डर गई अचानक, तुम तो सो रही थी, कुछ बताओ तो सही। ज्योति ऊपर वाले कमरे की तरफ इशारा करके कहती है और हकलाते हुए बोलती है, वो कमरा, उसमें कुछ गड़बड़ है। अलमारी में मैंने बहुत सारी हड्डियां देखी थी, इतनी सारी हड्डियां कि क्या बताऊं, तुम चलकर देख तो लो एक बार मेरे साथ। मोहन, चंद्रा, हरी ऊपर के कमरे में तुरंत दौड़ कर जाते हैं, लेकिन वहां तो सब कुछ सामान्य था। चंद्रा बड़ी अजीब सी नजरों से ज्योति को देखती है और कहती है कि क्या बात कर रही हो तुम, हड्डियां, वो भी हमारे घर की इस अलमारी में? अरे बेटा तुम्हें कोई वहम हुआ होगा, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्योति कहती है, नहीं नहीं निखिल, मेरा विश्वास करो, मैंने ये सब खुद अपनी आंखों से देखा था। उस अलमारी में इंसानी शरीर की ढेरों हड्डियां रखी हुई थी, बल्कि यह कमरा उनसे नीचे भर गया था उनके बिखरने से। उस समय ये कमरा बिल्कुल अलग था, जैसा अभी दिख रहा वैसा नहीं दिख रहा था, पुराना खंडर जर्जर जैसा था। बस सारी चीजें ऐसी ही सजी हुई थी। प्लीज मोहन, यहाँ से अब भी मुझे ले चलो। मोहन कहता है और ज्योति को समझाता है, ज्योति शांत हो जाओ, हम चलेंगे यहाँ से, पर पहले तुम रोना तो बंद करो। हरी ज्योति को
पानी लाकर देता है। ज्योति पानी पीकर थोड़ी सी नॉर्मल होती है। चंद्रा मोहन को अकेले में बुलाती है और कहती है, शायद तुम्हारी पत्नी की हालत अब ठीक नहीं है, एक काम करो, तुम इसके साथ खुद भी कमरे में जाकर आराम करो, इसे इस वक्त तुम्हारी सख्त जरूरत है। मोहन भी हाँ में हाँ सिर मिला लेता है और ज्योति को अंदर के कमरे में ले जाकर लिटा देता है और खुद भी पास में लेट जाता है। लेकिन ज्योति बार बार कमरे में जाने से मना कर रही थी, पर मोहन के काफी जोर देने पर वो उसके साथ चली जाती है। परंतु अब कमरा बिल्कुल नॉर्मल था, दोनों बेड पे लेट जाते हैं। ज्योति को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, क्या वो कोई सपना था? ज्योति को सब कुछ अच्छे से याद है, क्योंकि इतना बड़ा धोखा वो खा नहीं सकती थी। ज्योति समझ चुकी थी इस फार्म हाउस में जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या ऐसे पर कोई उस पर यकीन करेगा? लेकिन इस वक्त कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा था। और तो और मोहन, जो हर वक्त उसकी हर बात को ब्लाइंडली फॉलो करता था, इस वक्त तो वह भी उसका विरोध कर रहा था और उसकी बातों पर यकीन भी नहीं कर रहा था। ज्योति स्वयं मोहन के ऐसे व्यवहार से बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थी, इसलिए वह फैसला करती है कि यह हो रही इन घटनाओं का मैं जरूर पता लगाऊंगी। मोहन और ज्योति बिस्तर पर लेटे हुए थे। ज्योति देखती कि मोहन अब सो चुका था। वो चुपचाप से उठकर हल्के से दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है। ज्योति ऊपर की ग्रिल से नीचे झांक कर देखती है कि हॉल में कौन कौन है, लेकिन नीचे कोई नहीं था। जिस कमरे में वो सोई थी उस कमरे के बराबर में 2 कमरे और थे। ज्योति दबे पांव एक एक करके उन कमरों में जाती है। दोनों कमरे बिल्कुल सामान्य थे। उन कमरों का अच्छी तरह निरीक्षण करती है, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता है। अब ज्योति नीचे मेन हॉल में जाती है। नीचे हॉल से लगे हुए भी 3 कमरे थे। एक चंद्रा खुद रहती थी, एक में हरी। इसीलिए ज्योति उन दोनों कमरों को छोड़कर जो तीसरा कमरा था उसमें जाती है। उस कमरे में जाकर लाइट ऑन करती है। वहां पर बहुत सारी किताबें रखी थी। वह एक तरीके से बेडरूम भी था, लेकिन यह लाइब्रेरी भी लग रही थी। ज्योति यूं ही 1-2 किताबें उठाकर देखने लगती है। तभी उसकी नजर सामने की खिड़की पर पड़ती है। वह खिड़की फार्म हाउस के पीछे का नजारा दिखाती थी। फार्म के पीछे का नजारा तो ऊपर के कमरे में बनी खिड़कियां भी दिखा रही थी, लेकिन ज्योति या मोहन ने यह कभी जानने की कोशिश नहीं की थी कि यहाँ आसपास क्या है क्या नहीं है। ज्योति खिड़की के पास जाकर बाहर की तरफ देखने लगती है तो उसे पीछे एक आउट हाउस दिखाई देता है। ज्योति मनी में सोचती है, मैंने इसे पहले तो नहीं देखा था, हो सकता मैंने ध्यान न दिया हो, चलो एक बार वहां जाकर देखती हूँ, क्या पता वहां जाने से कुछ पता चले। ज्योति कमरे से चुपचाप बाहर चली जाती है और वह मेन गेट से होकर पीछे की तरफ जाने के लिए सोचने लगती है। लेकिन तभी उसकी नजर उस मैगजीन पर पड़ती है जिसे कुछ देर पहले मोहन पढ़ रहा था। ज्योति मैगजीन देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि मैगजीन चंद्रा के नाम पर ही लिखी हुई थी। उसके फ्रंट पेज पे चंद्रा की फोटो थी और सक्सेसफुल वुमेन का टैग लगा हुआ था, जिसे देखकर ज्योति बहुत ही हैरानी बड़ी नजरों से इस किताब को देखने लगती है। लेकिन ज्योति उसे अनदेखा करके पास में ही रखे एक छाते को उठाती है और बाहर चली जाती है। वह आसपास के इलाकों को भी अच्छी तरह से देख रही थी और देखते देखते पीछे बने छोटे से आउट हाउस की तरफ जाने लगती है। आउट हाउस में दरवाजे पर केवल कुंडी लगी हुई थी, इसलिए वह उस कुंडी को आराम से खोलकर उसके अंदर दाखिल हो जाती है। ज्योति वहां की लाइट को ऑन करती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि वहां उस अजीबो गरीब चीजें देखने के लिए मिलती है, जैसे कि एक बड़ा सा मटका जो कमरे के बिल्कुल बीचों बीच में रखा हुआ था। उसके चारों तरफ एक गोल घेरा जो कि लाल रंग का था। बहुत सारे दीपक उसमें से कोई बुझ रखे थे। कुल मिलाकर वो तंत्र मंत्र का सामान दिखाई दे रहा था। न केवल तंत्र मंत्र का सामान, बल्कि हड्डियों का ढेर। ज्योति सोचती है, इतनी सारी कंकाली हड्डियां यहाँ कैसे? ज्योति अपनी आंखें मलती है और अच्छे से चारों तरफ देखती है, मुआयना करती है। सच में बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई थी। ज्योति का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह यही नहीं समझ पा रही थी कि क्या करे क्या ना करे, लेकिन सच्चाई तो उसे पता लगानी ही थी। अचानक उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही वह पीछे पलटकर देखती है तो उसे एक काला सा साया नजर आता है, जो तुरंत ही ओझल भी हो जाता है। ज्योति उसे ठीक से देख भी नहीं पाती। ज्योति जल्दी से बाहर जाकर देखती है, लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन तभी उसकी नजर चंद्रा के कमरे पर जाती है। चंद्रा गुस्से से ज्योति को देख रही थी। चंद्रा को देखकर ज्योति घबरा जाती है और जल्दी से फार्म हाउस के अंदर आ जाती है। तब तक मोहन भी नीचे हॉल तक आ चुका होता है। ज्योति को बाहर से
हॉल में आता देख मोहन पूछता है कि तुम इतनी बारिश में बाहर कहाँ गई थी। ज्योति हकलाते हुए कहती है घुटन सी लग रही थी, बस इसीलिए थोड़ी बाहर जाकर खड़ी थी। मोहन पूछता है छाता लेकर? ज्योति कुछ कहती उससे पहले ही चंद्रा अपने कमरे से बाहर आ जाती है और कहती है तो तुम अब ठीक तो हो ना, या अभी भी कोई दिक्कत है? ज्योति पूरे आत्मविश्वास बनाते हुए कहती है मुझे भला क्या दिक्कत होगी, सब ठीक है, फर्स्ट क्लास। चंद्रा रौब के साथ कहती है हाँ, मुझे वैसे भी बिगड़े हुए काम अच्छे नहीं लगते। तुम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आई हो लड़की, बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हो और उससे मुसीबत से बाहर निकलने के बारे में सोचो। मोहन ने कहा मुसीबत कैसी? चंद्रा बोली तुम्हें बड़ौदा पहुंचना है ना। मोहन हल्के से कहता हाँ, ओहो यह तो एक बड़ी मुसीबत है। चंद्रा हरी से कहती है तुम रात के खाने की तैयारी करो क्योंकि मुझे कुछ और भी काम है, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर चंद्रा बिना छाते के बाहर चली जाती है। ज्योति और मोहन सोफे पर बैठे थे। हरी किचन में चला जाता है। हरी के जाते ही ज्योति कहती है मोहन क्या तुम्हें पता है इस घर के पीछे एक आउट हाउस भी है, वहां पर तंत्र मंत्र का सामान है। मुझे तो इस चंद्रा में बहुत गड़बड़ लगती है, देखा नहीं कैसी अजीब तरीके से हमेशा घूरते रहती है और बातें करती है। मोहन कहता है क्या बात कर रही हो, वो क्यों तंत्र मंत्र करने लगे यार, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम ठीक तो हो ना? वह तो बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन है, बड़ौदा की जानी मानी हस्ती है, तो वह भला ऐसा काम क्यों करेगी? ज्योति कहती है तो उनकी चलो आउट हाउस के पीछे जो मैंने देखी है देखो, उससे साफ साफ ये अंदाजा हो जाएगा कि क्या गलत और क्या सही है। मोहन कहता है हो सकता है वह किसी और का हो, जरूरी नहीं वह इस चंद्रा का हो। ज्योति मोहन से बहस करने लगती है यह फार्म हाउस भी जब चंद्रा का है तो वहां कोई दूसरा क्यों आएगा? मोहन मेरी बात मानो तो यहाँ से तुरंत चलते हैं, उनसे छाता ले लेते हैं और पैदल यहाँ से वापस लौट चलते हैं। मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। मोहन ज्योति को समझाता है कि हम इतनी बारिश में कैसे और कहाँ जाएंगे, 1.5 घंटे का रास्ता तो हमने कार में तय किया था, पैदल जाने में तो हमें और भी ज्यादा समय लगेगा। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। उसी समय हरी मोहन को किचन से आवाज लगाने लगता है और चाय ले जाने के लिए कहता है। इधर ज्योति तीसरे वाले कमरे में चली जाती है जहां से उसे आउट हाउस को देखा था, क्योंकि वहां से कुछ सुराग ढूंढना चाह रही थी वो, ताकि ये पता चल सके कि आखिर यह चंद्रा असलियत में है कौन। लेकिन तभी उसकी नजर वापस खिड़की पर पड़ती है जहां चंद्रा उस आउट हाउस में ताला लगा रही थी और वापस फार्म हाउस की तरफ तेजी से आना चाह रही थी। ज्योति जल्दी से आकर बाहर हॉल में सोफे पर बैठ जाती है। इतने में मोहन भी आ जाता है और 2 मिनट बाद ही चंद्रा आ जाती है। मोहन चंद्रा को चाय के लिए ऑफर करता है तो वह इशारे से कह देती है कि अभी आती है। लेकिन ज्योति एक चीज नोट करती है, वो ये था कि चंद्रा के कपड़े बिल्कुल भी गीले नहीं थे जबकि वो बाहर से आ रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ज्योति ने चंद्रा को आसमान के नीचे से आते हुए देखा था और बारिश इतनी तेज हो रही थी, इसलिए बारिश में कपड़े कुछ न कुछ तो भीगने ही होने चाहिए थे। लेकिन नहीं, चंद्रा के कपड़े पूरी तरह से सूखे हुए थे, उसके कपड़ों पर पानी की एक बूंद भी नहीं थी। ज्योति को अब यह मामला कुछ ज्यादा ही गड़बड़ लगने लगता है, लेकिन वह कहे तो किससे कहे, क्योंकि मोहन भी कल से उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। उल्टे मोहन चंद्रा पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। ज्योति हरी के पास जाती है और हरी किचन में काम कर रहा होता है। ज्योति हरी से कहती है हरी ना मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं, घर के बाहर बैठे बैठे बोर हो रही हूं। हरी कहता है अरे नहीं हम कर लेंगे, हमें आदत है मैम। ज्योति ने कहा खाना बनाने की आदत तो तुम्हें 2 लोगों की है ना, और अभी तो आज हम ज्यादा लोग हैं, 4 लोग हैं। हरी ने कहा अरे मैडम यहाँ कभी कभी ही आप जैसे लोग आकर फंसते हैं। ज्योति अचंभे में पड़ जाती है, फंसने का क्या मतलब? हरी थोड़ा हिचकते हुए और बात को बदलते और संभालते हुए कहता है अरे मैडम शहर से दूर का एरिया है ये ना, अक्सर लोग इस रास्ते में भटक जाया करते हैं, तभी तो यहाँ मदद के लिए आते हैं, वरना यहाँ कौन आता है। ज्योति को दाल में काला साफ दिखाई देने लगता है, लेकिन वह हरी के साथ उसके काम में हाथ बटाने लगती है। सब्जी बनाते हुए ज्योति हरी से कहती है हरी मैं सब्जी बना देती हूँ, तुम रोटी बना लो। दोनों मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन उसी समय चंद्रा हरी को आवाज लगा देती है और वह हरी कुछ देर के लिए चंद्रा के पास चला जाता है। इधर ज्योति इस सब्जी में मसाला डालने के लिए छोटी मोटी अलमारियां बनी थी। ज्योति उन्हें खोलकर ढूंढने लगती है। तभी एक अलमारी के कोने में बड़े से भाग में
उसे मांस के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं। जैसी भी ज्योति मांस के टुकड़ों को देखती है वो बुरी तरीके से घबरा जाती है और एकदम से पीछे हट जाती है और ओ माय गॉड, यह क्या है। यहाँ पर ज्योति की सांस अटकने लगती है। उसका ध्यान तुरंत इंसानी मानव की ओर जाता है क्योंकि उसने यहाँ पर इंसानी कंकाली हड्डियां देखी थी। ज्योति जल्दी जल्दी दरवाजा बंद कर देती है कि कहीं हरी उसे न देख ले और उसी समय हरी वहां वापस भी आ जाता है। ज्योति को अलग खड़ा कर देखकर हरी पूछता है, क्या हुआ मैम, क्या चाहिए। हरी भी थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि वह जानता था उस तरफ मांस रखा है और वह नहीं चाहता था मोहन और ज्योति इस मांस के बारे में देखे और जाने। तो जैसे ही हरी मैडम से पूछता है कि मैडम क्या चाहिए, तो ज्योति कहती है कुछ नहीं, बस मसाला ढूंढ रही थी। कहाँ है। हरी कहता है, अरे मैम मैं तो आपसे कह रहा था कि मैं बना लूंगा, लेकिन आप हो कि मानती नहीं। तो हरी की आवाज में भी थोड़ा गुस्सा था, लेकिन वह उसे मसाला उठाकर तो दे देता है। ज्योति सब्जी में मसाला मिला देती है, लेकिन उसका ध्यान बार बार उस मांस के टुकड़ों पर ही जा रहा था। इसलिए वह हरी से कहती है, हरी तुम सब्जी देख लेना, मैं मोहन के पास बैठी हूँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। हरी कहता है, हाँ हाँ ठीक है मैम, आप आराम कीजिए। ज्योति बाहर आकर अपना सिर दबाने लगे। मोहन ज्योति से पूछता है, क्या हुआ ज्योति, तबीयत ठीक नहीं है क्या। ज्योति थोड़ा सा भुनभुनाते हुए कहती है, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरी तबीयत ठीक रहे ना रहे, तुम्हें तो मेरी बातों पे कहीं यकीन ही नहीं होता है, तुम्हारे लिए तो मैं पागल हो गई हूँ। मोहन आश्चर्य पड़ जाता है कि अचानक ज्योति इतना नाराज क्यों हो रही, इतना गुस्सा क्यों कर रही है। अरे ज्योति इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, लाओ मैं तुम्हारा सिर दबा दे। ज्योति मोहन से गुस्से में बात करके ऊपर वाले कमरे में चली जाती है। मोहन को थोड़ा बुरा लगता है, फिर वह भी ज्योति की बात पर सोच विचार करने लगता है क्योंकि वह जानता था कि ज्योति को इतने सारे वहम बिना वजह नहीं हो सकते और ज्योति उससे झूठ भी नहीं बोलेगी। इसलिए मोहन सोचता है कि हो न हो ज्योति की बातों में कोई ना कोई सच्चाई जरूर है। शायद ज्योति को जो दिखाई दे रहा हो वो मुझे न दिख रहा हो। इसलिए वो ज्योति के पास जाने लगा, लेकिन तभी चंद्रा अपने कमरे से निकलकर बाहर आ जाती है और मोहन को अपनी बातों में उलझा लेती है। जल्दी खाना बनकर तैयार हो जाता है। हरी ज्योति को नीचे बुलाकर ले जाता है। सभी लोग खाना खाते रहते हैं, फिर सोने चले जाते हैं। ज्योति मोहन से काफी नाराज थी, इसलिए उससे बात नहीं कर रही थी और बस यहाँ से जल्दी जल्दी जाने की सोचने लगती है। वो आखिरी बार मोहन से कहती है कि मोहन कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी, चाहे बारिश हो या न हो। मोहन भी ज्योति से कहता, हाँ हाँ ठीक है प्रिय, हम कल सुबह सुबह ही निकल जाएंगे। मोहन और ज्योति सुबह के इंतजार में सो जाते हैं। रात लगभग 1 बजे मोहन करवट बदलता है तो उसकी आंखें खुल जाती है। वह हल्की नींद में था, लेकिन कमरों की चीजों को देखकर वह सारी चीजों को समझ रहा था। कहने का मतलब है नींद में होने के बावजूद वह सारी चीजों को देख पा रहा था, समझ पा रहा था। कमरा काफी पुराना सा लग रहा था। अगले ही पल उसे याद आया कि कल ज्योति भी यही बात कह रही थी कि वह कमरा पुराना सा लग रहा था। अब मोहन की नींद पूर्ण रूप से खुल जाती है और वो हिल जाता है। उसने ज्योति की तरफ देखा तो ज्योति बड़ी गहरी नींद में सो रही थी। वह झट से अपने बिस्तर से उठा। इसका मतलब ज्योति ने जो देखा था वो सब सच था। कहीं मेरा सपना तो नहीं। मोहन को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ ही घंटे में किसी कमरे को पुराना बना देना इतना आसान काम नहीं होता और न ही कोई ये जादू का खेल था। मोहन को भी याद आता है ज्योति कह रही थी कि अलमारी के अंदर हड्डियों का ढेर है, इसलिए वो इस बात की पुष्टि के लिए अलमारी के पास जाता और उसे खोलता तो सच में वहां पे हड्डियां भरी हुई थी, ढेर था पूरा। इसका मतलब यह कंफर्म हो चुका था उसे कि ज्योति को कोई धोखा नहीं हुआ था। मोहन कमरे के दरवाजे को खोलकर बाहर की तरफ देखता है तो पूरा का पूरा फार्म हाउस पुराना था। दीवारें उजड़ी हुई थी, जगह जगह प्लास्टर टूटा हुआ था, मकड़ी के जाले। अचानक मोहन को लगा वो हजारों साल पहले पहुंच गया है। मोहन थोड़ा आगे बढ़कर कमरे के सामने की ग्रिल को छूता है तो उस पर धूल जमी हुई थी। यह सब कुछ घंटों के अंदर हो जाना नामुमकिन था। मोहन अब समझ चुका था कि जरूर यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसने बिना देरी किए ज्योति को उठाना चाहा, लेकिन अगले ही पल वो रुका, क्योंकि उसे 2 लोगों के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह दोनों और कोई नहीं बल्कि हरी और चंद्रा ही थे। हरी कह रहा था, मानना पड़ेगा मालकिन, आपसे ज्यादा बुद्धिमान
तो सच में इस दुनिया में कोई नहीं है। चंद्रा ने उसको जवाब दिया, मुझसे ज्यादा बुद्धिमान की तो छोड़ो, लेकिन मोहन और ज्योति से ज्यादा बेवकूफ तो यकीनन इस दुनिया में कोई नहीं है। ज्योति तो मेरे कमरे को देखकर आ चुकी है, फिर भी इसी फार्म हाउस में डटी हुई है। और मोहन तो उससे भी बड़ा बेवकूफ है। ज्योति की बातों पर वो विश्वास ही नहीं कर रहा है। कैसा प्यार करता है उससे। इन लोगों ने तो मेरा काम बहुत ही आसान कर दिया है। मेरे ख्याल से अब हमें ज्यादा देर करनी नहीं चाहिए, वरना ये लोग हमारे हाथ से निकल जाएंगे। बहुत दिनों बाद हमें इतने जवान इंसान मिले। हरी ने कहा, तो फिर कब से काम शुरू करना है मैम? चंदा ने कहा, आज की रात ही काम करते हैं। तुम आउट हाउस में जाकर तैयारी शुरू करो, मैं थोड़ी देर में ज्योति और मोहन के साथ वहां आती हूँ। मोहन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हरी और चंद्रा उन दोनों के साथ क्या करने की योजना बना रहे थे, लेकिन वह इतना जरूर जानता था कि कुछ ना कुछ बुरा ही होने वाला है। मोहन के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि वह इतनी रात को वहां से निकले कैसे, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, काफी तेज ही थी। वह धीरे से ज्योति के पास जाता है और ज्योति को उठाता है, लेकिन तो ज्योति हड़बड़ा कर उठती है क्योंकि वो गहरी नींद में थी। आधी रात में मोहन को उठता देख ज्योति मोहन से कहती, क्या हुआ? और उसके साथ ही उसकी नजर कमरे के चारों तरफ पड़ती, जो कि बहुत पुराना सा लग रहा था। वह तुरंत मोहन से कहती, मोहन कमरा तो देखो। मोहन ज्योति को धीरे धीरे बात करने का इशारा करता है और खुद भी धीमे धीमे बोलता है, हाँ मैंने सब देख लिया है, तुम सच कह रही थी। मुझे माफ कर दो ज्योति, मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। हमें यहाँ से कल ही निकल जाना चाहिए था, अब तो हमारी जान को काफी खतरा बढ़ चुका है। ज्योति घबराते हुए कहती, क्या हमारी जान को बहुत खतरा है क्या? लेकिन किससे? मोहन ज्योति को हरी और चंद्रा की बातचीत के बारे में बता देता है। ज्योति कहती है, देखो मोहन, चंद्रा एक बहुत ही शातिर औरत है, वरना यूं ही इस पूरे इलाके की जानी मानी हस्ती नहीं होती, इसलिए हमें उससे बचकर ही यहाँ से निकलना होगा। मोहन भी कहता, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो ज्योति, चलो अब जल्दी से यहाँ से उठो। ज्योति मोहन से पूछती, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे कहाँ? मोहन कहता है, वापस अपनी कार की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहां कार में हम दोनों का सारा सामान भी तो रखा हुआ है। आज चाहे पूरा दिन ही लग जाए, लेकिन हम वापस नेशनल हाईवे की तरफ ही जाएंगे। ज्योति और मोहन दबे पांव वहां से निकलने लगते हैं। वे जैसे ही फार्म हाउस का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन यह क्या, सामने हरी खड़ा था। हरी के पूरे माथे पर राख लगी हुई थी। वह अकेला नहीं था, उसके दोनों तरफ काले काले दो साए खड़े थे, जिनकी आकृति इंसानों की तरह ही थी, जिनकी लेकिन सूरत भी नहीं थी। उनके चेहरे में कोई बनावट नहीं थी, नाक नक्श कुछ नहीं थे, बिल्कुल सपाट चेहरा था। न उनके हाथों की उंगलियां भी थी। हाँ, चेहरे पर नाक नक्श और वो आकृति मनुष्य के जैसी लग रही थी, जिन्हें देखकर मोहन और ज्योति बहुत ज्यादा डर व घबरा जाते हैं। लेकिन हिम्मत करके मोहन हरी को धक्का देकर ज्योति का हाथ पकड़कर तेजी से बाहर की ओर भागता है। लेकिन जैसे ही मोहन 2 कदम आगे बढ़ता है, वे दोनों काले साए मोहन और ज्योति को पकड़ लेते हैं और हवा में उड़ाते हुए पीछे बने आउट हाउस की तरफ तेजी से ले जाते हैं। मोहन और ज्योति जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन वहां दूर दूर तक उनकी आवाजें सुनने वाला कोई नहीं था। मोहन और ज्योति की आवाज सिर्फ चंद्रा ही सुनती है और वह अपने कमरे के बाहर आ जाती है तो वह हरी को बाहर खड़ा हुआ देखती है। क्या हुआ हरी, यह शोर शराबा कैसा है? हरी कहता है, कुछ नहीं मालकिन, ये दोनों की भागने की कोशिश कर रहे थे, पकड़े गए तो चिल्ला रहे। वह तो मैं सही वक्त पर आ गया। यह सुनकर चंद्रा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कहती, चलो अब मैं देर नहीं कर सकती, मेरे साथी भी भूखे हैं और मैं खुद भी। चंद्रा और हरी फार्म हाउस के पीछे बने आउट हाउस में चले जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि ज्योति और मोहन अभी भी चिल्ला रहे थे। वे दोनों दीवार के दोनों कोने से जमीन से कुछ फीट ऊपर बंधे हुए थे, चिपके थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जबरदस्ती किसी ने पकड़ रखा है, लेकिन उनके आसपास कोई नहीं था। चंद्रा ज्योति और मोहन से आकर कहती कि तुम दोनों ने यहाँ से जाने की सोची भी कैसे, और तुम्हें क्या लगा था कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओगे? शेरनी कभी भी अपने शिकार को ऐसे छोड़ भल सकती है क्या भला? तो तुम दोनों ने कैसे सोच लिया कि तुम मेरे चंगुल से निकल जाओगे? यहाँ लोग आते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन वापस कभी जा ही नहीं पाते।
चंद्रा 3 तालियां बजाती है और कहती है छोड़ दो इन्हें। चंद्रा के इतना कहते मोहन और ज्योति अपने आप जमीन पर गिर जाते हैं और अब वे दोनों समझ चुके थे कि यहाँ पर सब कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है, क्योंकि ज्योति पहले ही तंत्र मंत्र का सामान देख चुकी थी। उसे पूरा अंदाजा हो चुका था कि यहाँ तंत्र मंत्र की सारी खतरनाक गतिविधियां पहले भी होती थी और अभी भी होने जा रही हैं। साथ ही काले सायों को देखना और अपने आप दीवार से चिपक कर लटकाया जाना यह कोई नॉर्मल घटना नहीं थी। मोहन गुस्से में कहता है कि तुम आखिर हमारे साथ क्या करना चाहती हो, हमें यहाँ क्यों लाई हो। चंद्रा हंसकर कहती है बताया ना कि तुम मेरे शिकार हो और मेरे साथी भूखे भी है, तुम हमारा खाना हो। ज्योति गुस्से में रहती है तो क्या तुम इंसानों को भी खा लेती हो। हरि मुस्कुराकर कहता है हाँ हाँ चंद्रा जी इंसानों को खून पीती हैं, मांस भी खाती हैं और इनके साथ ही इंसानों की हड्डियां चट कर जाती हैं। मोहन गुस्से में कहता है और वह साथी तू है ना कुत्ते। चंदा जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है तुम दोनों तो अब मेरे असली साथियों से मिल ही चुके हो, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तब चंद्रा 3 तालियां बजाती है और अपने अन्य 2 साथियों को सामने ले आती है। यह वही काले साए थे जो अभी मोहन और ज्योति को पकड़ कर लाए थे। इन्हें देखकर ही मोहन, यह काले साए जिसका चेहरा सपाट प्लेन जैसा है और इसके साथ की आकृति भी बेतरतीब है, और ये दोनों ही हजारों साल पुरानी शैतानी प्रेतात्मा है। वे शैतान जिन्होंने हमेशा से ही मेरा साथ दिया है। जब सारी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया था तब यही मेरे साथी थे। इनकी वजह से मुझे बहुत कुछ मिला है और आज भी मेरी हर कामना पूर्ण करते हैं। भगवान ने तो मेरी कभी सुनी ही नहीं थी, लेकिन यह मेरे लिए भयानक से बढ़कर है। मैं इनकी पूजा करती हूँ और बदले में मुझे इच्छा अनुसार फल देते हैं। मैं इन्हें इंसानी मांस और हड्डियां खिलाती हूँ और इंसानी हड्डियां तो इन्हें बहुत ज्यादा पसंद है, खास तौर पर जवान लड़के लड़कियों की मांस व हड्डियां, क्योंकि जवान लड़के लड़कियों की हड्डियों में जो स्वाद है वो बूढ़े बुजुर्गों की हड्डियों में कहाँ। वैसे अगर इंसान का मांस एक बार तुमने दिल से चख लिया तो मेरा यकीन मानो बार बार मांगोगे। क्यों, ऐसा है ना हरी। हरी भी हंसने लगता है, बड़ी कुटिलते से कहता हाँ मैं। चंद्रा हरी से कमरे में रखे सभी दीपक को जलाने के लिए कहती है। साथ ही उन 2 सायों से कहती है कि ज्योति और मोहन को अपने कब्जे में ले लो। वे दोनों साये भी तुरंत वैसा ही करते हैं। मोहन और ज्योति बार बार उन सायों से खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन नाकामयाब रहते हैं। चंद्रा एक गोल घेरे के अंदर मोहन और ज्योति की बलि की तैयारी करती है। उसके सामने एक बड़ा सा मिट्टी का मटका था। वह मटका एक चूल्हे जैसे अग्निकुंड पर रखा था जिसमें नीचे से आग जल रही थी। चंद्रा उस मटके में पानी डालती है, साथ ही अपने अंगूठे को हल्का सा काट कर अंगूठे से निकले खून को उस मटके में बूंद बूंद कर डालती जाती है। हरी जलते हुए दीपक को चंद्रा के चारों तरफ रख देता है। इसके बाद चंद्रा अग्निकुंड से निकली पुरानी राख हरी को देती है, जिसे हरी अपने पूरे मुंह पर मल लेता है। अब शुरू होता असली खेल। चंद्रा मंत्रोच्चारण के साथ मटके के पानी को एक बड़े चमचे से बार बार ऐसे हिला रही थी जैसे कोई चाय या सब्जी को चलाता है। जैसे जैसे चंद्रा अपने तंत्र मंत्र की विधि को आगे बढ़ाती जा रही थी, वैसे वैसे उन दोनों सायों की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। कुछ देर बाद उसी मटके में उबल रहे पानी की भाप से 2 भयानक आकृतियां बनती हैं, जो धीरे धीरे लगातार बड़ी होती जाती हैं। इस समय वे दोनों काले साए मोहन और ज्योति को छोड़ देते हैं और वह भाप से बने उस साए में मिल जाते हैं। एक बार फिर मोहन और ज्योति की तरफ बढ़ते हैं। एक साया ज्योति को पकड़ लेता है, लेकिन मोहन जल्दी से उस मटके को पूरी ताकत से अपने पैर की लात मारकर गिरा देता है, जिससे मटके का सारा पानी जमीन में गिर जाता है और बहने लगता है। कुछ ही सेकंड में वह पानी एक तेज विस्फोट के साथ आग में बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे आग बह रही हो, जैसे वॉल्केनो में दिखाई देता है। हरी जब यह सब देखता है तो इंसानी कंकाल की एक लंबी सी हड्डी को उठाकर मोहन की तरफ पूरी ताकत से फेंकता है और कहता है जल्दी से इस मटके को फोड़ दो। हरी के मुंह से यह सुनकर मोहन और चंद्रा हरी की तरफ बड़ी हैरानगी से देखते हैं, हतप्रत रह जाते हैं।
हरि चिल्लाकर कहता है, इस औरत को खत्म करने का मात्र यही उपाय है, समय नष्ट मत करो। यह सुनकर मोहन जल्दी से वह हड्डी उठा लेता है और मटके पर पूरी ताकत से 3-4 वार करता है। जैसे ही मटका टूटता है, उसमें से एक नहीं बल्कि 8 या 10 आग के साए एक एक करके निकलते चले जाते हैं। सभी साए चंद्रा पर लिपटते जाते हैं। चंद्रा बुरी तरह से चीखने लगती है। कुछ ही देर में चंद्रा एकदम भूनकर रोस्टेड हो जाती है। वो दोनों काले साए जो अब तक मोहन और ज्योति को पकड़े हुए थे, वे भी जाकर चंद्रा की तरफ लपकते हैं और उसको पूरी तरह से जकड़ लेते हैं। चंद्रा की खाल एक आधे इंच उतर चुकी थी। वो इतनी घिनौनी और विभत्स लग रही थी कि ज्योति को वहीं उल्टी होने लगी। अब सभी साए तड़प रही चंद्रा के झुलसे शरीर से अपनी पसंद का मांस, उसकी हड्डी को अपने तेज नाखूनों से उसकी इसी जीवित अवस्था में निकाल कर नोच नोच कर खा रहे थे। शायद वे अपना अपना हिस्सा निकाल रहे थे। इस मौके का फायदा उठाकर अग्निकुंड की निकली पुरानी मिट्टी एक छोटे से कटोरे में रखकर मोहन को देते हुए कहता है, लो इसे अपने पास रख लो और यहां से जल्दी निकलो। जैसे ही तुम्हें आग का साया या काला साया दिखे, उस पर इस कटोरे का पानी उलेड़ देना। मोहन जल्दी से ज्योति का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ भागता है। जैसे ही वह आउट हाउस की तरफ दरवाजा खोलता है, वैसे ही आग का एक बहुत बड़ा सा साया मोहन के पीछे आ जाता है। हरि जल्दी से गेस्ट हाउस का दरवाजा बंद कर मोहन को आवाज लगाकर उसे चौकन्ना कर देता है। मोहन जब पीछे पलट कर देखता है तो एक आग की आकृति उसके पीछे थी। मोहन जल्दी से एक मुट्ठी राख को उस आग के साए पर छिड़क देता है, जिससे वह आग खुद ब खुद राख का ढेर बन जाती है और जमीन पर गिर जाती है। मोहन और ज्योति फार्म हाउस से निकलकर अपनी कार की तरफ तेजी से भागते हैं। इधर हरि अग्निकुंड की राख को जमीन पर बह रही आग पर छिड़क देता है और आउट हाउस के बाहर आकर आउट हाउस के चारों कोनों पर अभिमंत्रित 4 कीलों को गाड़ देता है। इसके बाद वो आउट हाउस के दरवाजे पर ताला लगाकर खुद भी फार्म हाउस से बाहर की तरफ भागता है। मोहन और ज्योति अपनी कार तक पहुंच चुके थे। मोहन हरि को देखकर मुस्कुराता है। हरि भी हाँफता हुआ मोहन के पास पहुंच जाता है। हरि कहता है, जल्दी चलो, मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता पता है। हम हमारे गांव की तरफ ही निकलते हैं। आधी रात का समय था। हल्की हल्की बूंदीबांदी अब भी हो रही थी। बादल काफी हद तक अब छट चुके थे, लेकिन आसमान में बादलों का आवागमन अभी भी जारी था। कभी भी एकदम से तेज बारिश होने की संभावना लग रही थी। हरि ज्योति और मोहन को कच्चे रास्ते से होते हुए अपने गांव की तरफ ले जाता है। सभी लगभग सुबह 8 बजे के करीब उस गांव पर पहुंच जाते हैं। हरि, मोहन और ज्योति को देखकर पूरे गांव वाले तुरंत अपने अपने घरों से निकलकर वहां इकट्ठा होने लगते हैं। हरि को देखकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। तभी गांव की भीड़ को चीरती हुई 15 साल की एक लड़की दौड़ते हुए आती है और भैया कहकर हरि के गले से लग जाती है। हरि भी उस लड़की को तुरंत गले से लगा लेता है। हरि के पास खड़े लोग हरि से कोई न कोई सवाल करते जा रहे थे। हरि से कुछ न कुछ पूछ रहे थे, लेकिन हरि को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी तो उसे बातें सुनाई नहीं दे रही थी और सभी लोग एक साथ बोल रहे थे, इसलिए किसी की एक की बात समझ ही नहीं आ रही थी। तभी हरि सबको चिल्लाकर चुप करा देता है। गांव का एक आदमी आगे आकर पूछता है, हरि तुम जिंदा हो? कहाँ थे बेटा तुम? तुम्हारी बहन तुम्हारी याद में कितनी राह देखी, बहुत रोई, हमें तो लगा था कि अब तुम मर चुके हो। शायद तुम्हें उस भूत वाले फार्म हाउस ने मार डाला होगा। हरि कहता है, हाँ मेरा मरना तो लगभग तय ही था, लेकिन अब मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। आप सभी लोग देख रहे हैं, बस ये मेरी ईश्वर की मदद थी, बस ईश्वर का आशीर्वाद रहा। शायद यही मेरी बहन की दुआओं का असर था। मोहन हरि से पूछता, हरि कुछ बताओगे कि आखिर ये सब क्या चल रहा है? हरि कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताऊंगा, आओ मेरे साथ। हरि मोहन और ज्योति को अपने अधपके से घर में लेकर जाता है। हरि मोहन और ज्योति की तरफ देखते हुए कुसुम से कहता है, कुसुम यह दोनों हमारे मेहमान हैं, तुम जाकर कुछ खाने पीने का इंतजाम करो, तब तक मैं इन्हें नहाने धोने के लिए कहता हूँ। बहन कुसुम रसोई घर में चली जाती है। मोहन एक बार फिर हरि से पूछता है कि प्लीज हरि, हमें बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है और तुम कौन हो? तुम तो चंद्रा के साथ ही थे, फिर तुम इतने परिवर्तित कैसे हो गए और फिर तुम यहाँ आए कैसे? हरि मोहन से कहता है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में ढेरों सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन यकीन करो
मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा और यहाँ हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, तुम भी सुरक्षित हो। तुम दोनों गर्म पानी से पहले नहाकर कपड़े बदल लो, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ ही देर में मोहन और ज्योति अपने कपड़े बदल कर फ्रेश होकर टेबल पे बैठ जाते हैं और हरि की बहन कुसुम नाश्ता लगा देती है। खाते खाते हरि बताता है, मैं बेशक चंद्रा का साथी जरूर था, लेकिन उसने जबरदस्ती एक तरीके से मुझे अपना बंदी और गुलाम बना रखा था। ज्योति हैरानी से पूछती है, क्या सच में तुम वहां एक बंदी थे? लेकिन तुम्हें देखकर तो कोई कभी लगा ही नहीं कि तुम उसके बंदी हो गए। तुम तो सारे काम खुशी खुशी कर रहे थे। हरि कहता है, वो मेरी मजबूरी थी, वो मेरी एक्टिंग थी। चंद्रा ने मुझे काफी यातनाएं दी थी। वह एक शक्तिशाली औरत है। मैं वहां 2 साल से काम कर रहा हूँ और उसने एक बार भी 1 मिनट के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मोहन शक की नजर से हरि से पूछता है, लेकिन चंद्रा तो सूरत शहर में रहती है ना, तुम्हारे साथ हमेशा कैसे रहती होगी? मेरा मतलब है, तुम कह रहे हो ना कि उसे तुम्हें एक बार भी अकेला नहीं छोड़ा? हरि मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम्हें उसके वह 2 काले साथी याद हैं? मोहन और ज्योति हाँ में से रहलाते हैं। हरि आगे बताता है, चंद्रा के असली साथी तो वही थे, मैं तो उनका सिर्फ गुलाम था। आज से लगभग 4 साल पहले हमारे गांव वालों को फार्म हाउस के पीछे की जमीन दिखाई थी। जब हमने उस जमीन की जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि वह जमीन तो हमारे गांव के हिस्से की जमीन है, लेकिन बीच में से सड़क निकलने की वजह से वह जमीन दूसरे गांव के क्षेत्र में आने लगी थी। जमीन के बारे में जब गांव के प्रधान जी को पता चला तो उन्होंने यह फैसला किया कि वह जमीन पूरे गांव के लोगों में बंटेगी। गांव के लोगों में बंटने का मतलब यह नहीं था कि जमीन का कुछ हिस्सा सभी लोगों में बंटेगा, बल्कि गांव के प्रधान जी ने यह फैसला किया कि वहां पर जो भी फसल होगी वह सब मेरे जिम्मे होगी और सभी परिवार के लोग समय समय पर जाकर वहां काम किया करेंगे। बाद में जब फसल पक कर तैयार हो जाया करेगी तो गांव में बराबर से बांट दी जाएगी। दूसरी वजह यह थी कि सरकार कभी भी किसी भी जगह पर अपना अधिकार क्षेत्र बता देती है। अगर ऐसा होता है तो हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा, और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हम उस जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। गांव के सभी लोगों को प्रधान जी की बात बहुत सटीक लगी। सभी ने मिलकर यह फैसला किया कि गांव के प्रत्येक परिवार से एक सदस्य उस जमीन पर जाकर काम किया करेगा। इस प्रकार अलग से मजदूर लगवाने की न जरूरत पड़ेगी न खर्च होगा, सबके व्यक्तिगत श्रमदान से खेती होगी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह जमीन गांव के लोगों को गायब करने का एक सबब बन के रह जाएगी। मोहन ने पूछा, क्या मतलब कि उस जमीन ने काफी लोगों को गायब कर दिया? हरि ने कहा कि उस जमीन ने नहीं, बल्कि उस जमीन से होकर गुजरने की वजह से चंद्रा के फार्म हाउस से गुजरकर उस जमीन पर जाया जाता था, और चंद्रा को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने कई बार गांव वालों को मना किया था, लेकिन गांव वालों पर जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। और असर होता भी क्यों? हम कौन सा उसके फार्म हाउस के अंदर से होकर जाते थे? फार्म हाउस की बाउंड्री के काफी दूर से होते हुए हम लोग अपनी जमीन पर जाया करते थे। गांव के लोग यह बात समझ ही नहीं पाए थे कि आखिर चंद्रा को उस ओर जाने से दिक्कत क्या होती है। जब धीरे धीरे एक एक करके गांव के लोग लगातार गायब होने लगे तब चंद्रा पर शक हुआ, और अगर चंद्रा मुझे भी अपने कब्जे में ना लेती तो शायद इस बात का कभी पता ही नहीं चल पाता कि गांव के लोग आखिर कहां गायब हो रहे थे। तभी ज्योति पूछती है, कहां गायब हो रहे थे हरि? हरि कहता है, चंद्रा के फार्म हाउस से। वही उन्हें गायब कर रही थी। चंद्रा कोई साधारण महिला नहीं थी, वह एक जादूगरनी थी, काला जादू करती थी, एक चुड़ैल थी और बहुत बुरी औरत थी। देखना भगवान उसे कभी भी माफ नहीं करेगा। वह शैतान की पुजारन थी। लोगों के बीच में वह एक बहुत ही सफल औरत होगी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके पीछे उसका असली राज क्या था। उस राज को तो मैंने देखा है। चंद्रा का असली साथी मैं नहीं, बल्कि वह 2 काले साए थे, और वह काले साए कोई और नहीं बल्कि हजारों वर्ष पुराने शैतान के 2 रूप थे। चंद्रा को गांव के लोगों का उस ओर से निकलना गुजरना इसलिए बुरा लगता था क्योंकि उसे हर वक्त यह डर लगा रहता था कि कहीं उसकी सच्चाई लोगों को पता न चल जाए। जब से मैं चंद्रा के साथ था
तब से उसने लगभग 20 से 25 लोगों को मारकर उनकी बलि दे चुकी है और उनका न सिर्फ उसने खून पिया है बल्कि मांस को भी छक कर खाया है। बचा हुआ मांस और हड्डियां उसने अपने उन दोनों शैतानों को खिला दिया था और हमेशा ऐसा ही करती थी। मोहन कहता है, लेकिन हरि, मुझे एक बात आपकी समझ नहीं आई कि आप तो इसी गांव के थे, लेकिन आपको उसने गुलाम क्यों बनाया? मेरा मतलब यह कि वह आपको मार भी तो सकती थी ना। तब हरि कहता है, हां मार सकती थी, लेकिन उसके फार्म हाउस में केवल गांव के लोग ही नहीं फंसते थे, इधर उधर से आने वाले मुसाफिर भी यदा कदा फंसते रहते थे, जैसे कि इस बार आप दोनों लोग। और दूसरी बात, चंद्रा के लिए अकेले लोगों को संभाल पाना और बलि देना अब काफी मुश्किल का काम होता जा रहा था। हालांकि उसके 2 काले साए उसकी बहुत मदद करते थे, लेकिन कुछ काम ऐसे थे जो उस फार्म हाउस के कैंपस के बाहर निकल के भी करने पड़ते थे। चंद्रा बहुत बड़ी हस्ती थी, कभी कभी उसे दूर दूर कब्रिस्तान और शमशान घाट जैसी जगहों पर भी अपनी पूजा साधना के लिए जाना पड़ता था। ऐसे में उससे डर था कि अगर किसी ने ऐसी जगह पर उसे देख लिया तो उसका नाम बुरी कदर से खराब हो जाएगा। और इतना ही नहीं, उसकी अनुपस्थिति में कोई इस फार्म हाउस को भी संभालने वाला तो चाहिए था। इसलिए उसे एक ऐसे आदमी की आवश्यकता थी जो कहीं भी आसानी से जा सके, और वह आदमी उसे मैं मिला। उसने मुझे डरा धमकाकर अपना काम कराया। बस यही मेरी बदनसीबी थी, या फिर खुशनसीबी समझो, जो मैं उसका कैदी बन गया और आज उसके इस भयंकर राज का पता चल चुका है। भगवान मेरे साथ था कि इस बार तुम दोनों आ गए और तुमने दूसरे लोगों की तरह डर कर चंद्रा को अपनी बलि लेने नहीं दी, बल्कि हिम्मत से उसका मुकाबला किया। ज्योति ने एक लड़की होकर बहुत हिम्मत दिखाई। चंद्रा के साथ रहकर मैं उसकी क्रियाविधि काफी हद तक जान चुका था। यह भी जान गया था कि सारा खेल उसके मटके का ही है, क्योंकि वह मुझसे कहती थी कि इस मटके को मत छूना, यह बहुत कीमती है, अगर इसे कुछ हुआ तो मेरा नामो निशान मिट जाएगा। आया समझ में? इसलिए मैंने तुम्हें यह मटका तोड़ने के लिए कहा था। वह अग्निकुंड की राख एक पवित्र राख थी। चंद्रा जब भी तंत्र मंत्र करती थी तो वह मुझे पहले राख मेरे मुंह पर लगाने के लिए कहती थी, ताकि मैं उन दोनों भयानक सायों से बचा रहूं। आज मैं बहुत खुश हूं कि तुम लोगों की वजह से मैं जिंदा अपनी बहन तक आ पाया। इस दुनिया में हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। बातें करते करते नाश्ता भी खत्म हो गया था। मोहन का ध्यान अपने फोन पर जाता है तो देखता है कि फोन तो फुली डिस्चार्ज है। वह हरि से फोन को चार्ज करने के लिए कहता है। हरि के घर तो चार्जर था नहीं, लेकिन वह पड़ोस में जाकर मोहन और ज्योति का फोन चार्ज करवा लाता है। मोहन जैसे ही फोन ऑन करता है, एक नए नंबर से बहुत सारी मिस्ड कॉल उसे दिखाई देती है। मोहन हैरान हो जाता है। वह ज्योति के फोन को भी ऑन करता है तो उस पर भी वही सेम नंबर से बहुत सारी मिस्ड कॉलें थी। ज्योति और मोहन घबरा जाते। मोहन को लगता है जरूर राहुल का फोन होगा और कोई इमरजेंसी भी होगी, तभी इतनी सारी कॉलें मिस पड़ी है। वह तुरंत कॉल बैक करता है तो उधर से एक औरत की आवाज आती है, हेलो मोहन, मैं राहुल की चाची बोल रही हूं। राहुल ने मुझे नंबर देकर कहा था कि तुमसे तत्काल कह दूं सूरत से अपना ठिकाना अब बदल लेना, क्योंकि पुलिस को पता चल चुका है कि तुम वहां हो। मोहन ने कहा, लेकिन पुलिस को कैसे पता चला? तो राहुल की चाची ने कहा, उन्होंने राहुल को पकड़ लिया था और उसको बुरी तरह से टॉर्चर किया। साथ ही राहुल के घर वालों को भी बहुत टॉर्चर किया। इतनी बुरी तरह से पिटाई की जिसकी वजह से उसने सब कुछ बता दिया। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसके साथ और भी बुरा होता। वे लोग उसे मार मार कर अपंग बना देते। यह सुनकर मोहन बहुत बुरी तरीके से घबरा गया और फिर पूछता है, चाची मेरी फैमिली कैसी है? मेरी फैमिली को तो पुलिस ने टॉर्चर नहीं किया। तब तक राहुल की चाची कहती, नहीं, तुम्हारी फैमिली को राहुल ने पहले ही मेरे गांव भिजवा दिया था। मेरा तुमसे बस इतना ही कहना है बेटा कि तुम दोनों सूरत गलती से भी मत जाना, और चले गए हो तो वहां से छोड़ देना। जब तक मामला बिल्कुल ठंडा नहीं हो जाता तुम दोनों अज्ञातवास में ही रहो। जब मामला सुलझ जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तब राहुल खुद तुमसे संपर्क कर लेगा। मोहन पूछता है,
अब कहाँ है राहुल? राहुल की चाची बताती है अब वह ठीक है और अपने घर पर ही है, लेकिन उसके घर सभी मोबाइल नंबर्स पर, फोन नंबर पर पुलिस की नजरें बनी हुई है। सारे नंबर्स ट्रेसिंग पर है, इसलिए तुम सतर्क रहना और अपना मोबाइल कुछ दिनों तक स्विच ऑफ रखना, और अपने परिवार और राहुल और किसी भी अपने जानने वाले व्यक्ति को गलती से भी कॉल मत करना, और अपना फोन भी स्विच ऑफ रखना ताकि उन्हें तुम्हारी लोकेशन ना मिल सके। इतना कहकर राहुल की चाची फोन रख देती है। मोहन ज्योति को यह सारी बातें बताता है। ज्योति को भी राहुल के लिए बहुत अफसोस होता है। ज्योति मोहन से कहती है, मोहन अब हम कहाँ जाएंगे? मोहन कहता है, हमें हरि को सब बता देना चाहिए, शायद वही हमारी मदद करेगा। मोहन हरि को अपनी सारी बातें बता देता है कि किस तरह से वह घर से भागे हैं, जिसे सुनकर हरि मुस्कुराता है और कहता है, यह बात तो मैं बहुत पहले से जानता हूं। जब तुम दोनों को पहली बार साथ में देखा था तो तुम लोग कहीं से कहीं तक पति पत्नी लग ही नहीं रहे थे। अगर ज्योति तुम्हारी पत्नी होती तो श्रृंगार की एक वस्तु तो पहनी होती, लेकिन यह तो मॉडर्न लड़कियों की तरह घूम रही थी। पर तुम दोनों के आपसी बात व्यवहार से भी एक डिस्टेंस का अनुभव हो रहा था और एक फ्रेंड का ही एहसास हो रहा था। दूसरी बात, चंद्रा तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी थी। वो अच्छे से जानती थी कि तुम दोनों पति पत्नी नहीं हो, और यह बात उसने मुझे भी बताई थी। मोहन अपनी नजरें चुराने लगता है। तभी हरि कहता है, मोहन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जब तक दिल करे तुम इसी गांव में मेरे इसी घर में सुकून से रहो। मैं यहाँ पर तुम्हें छोटा मोटा काम भी दिला दूंगा ताकि तुम्हारा स्वाभिमान भी बना रहे। तुम अपना गुजारा करते रहना, और जैसे ही तुम्हें लगे कि अब सब कुछ ठीक हो गया है तब तुम दोनों यहाँ से सुरक्षित निकल जाना, क्योंकि शायद गांव की जिंदगी तुम दोनों से जी ना जाए। यहाँ ज्यादा सुविधाएं नहीं होती, जिंदगी बहुत कठिन होती है यहाँ। मोहन और ज्योति ऐसा ही करते हैं, और ऐसा करते करते वे हमेशा राहुल के फोन के इंतजार में रहते हैं कि कब राहुल का फोन आएगा और वो अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान कर सकेंगे। लेकिन इन सबको निभा पाना तो बहुत कठिन होता है। आपने देखा होगा, एक दूसरे से प्यार करना तो आसान होता है, पर उसे निभाना बहुत मुश्किल। किस तरह मोहन और ज्योति की जिंदगी में परेशानियां आई, ये इसका जीवंत उदाहरण है। उनके प्यार के रास्ते में पहले तो घर वाले, और बाद में फिर ये चंद्रा इतना बड़ा रोड़ा बनकर आई थी कि वो मरते मरते बार बचे। मोहन और ज्योति भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके साथ रास्ते में इतनी बड़ी और इतनी बुरी दुर्घटना घटित हुई, क्योंकि अगर यह घटना न होती तो वे लोग अभी तक सूरत पहुंच चुके होते और कब के पुलिस के हत्थे लग चुके होते, और पता नहीं उनका क्या हश्र होता है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है।